हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो महामैराथन श्रृंखला का वीडियो जारी हो रहा है या चल रहा है, तो उसके अंतर्गत जिन टॉपिक वाइज चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं और आप लोगों को पढ़ाते और समझाते हैं, तो आज उसी टॉपिक के अंतर्गत आज हमने विषय को चुना है निर्वाचन आयोग। बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 324 के तहत हमारे संविधान में है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, निर्वाचन आयोग का अधिकार क्या है और इसका कार्यकाल कितना होता है, इन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं आज के इस अपने वीडियो पर, जो कि बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, टीचिंग हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, उन सब में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। तो चलते हैं, आज हम समझेंगे कि निर्वाचन आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कैसे होती है और सब चीज़ें। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन है। पहली बात आप लोग ये समझिए कि जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 का भाग है, उसमें भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद 324। संविधान लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1925 को निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखना है 25 जनवरी 1925 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान के जो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, उनमें से एक अनुच्छेद 324 भी था। ठीक है ना। तो इसीलिए जो कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है, संविधान के लागू होने से एक दिन पहले ही स्थापित हो गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है वह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय माने होता है कि अपने इच्छा या अपने अधिकार का वह स्वयं स्रोत है। उसे किसी से किसी भी प्रकार की परमिशन या आज्ञा लेने या निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। इसका उल्लेख भाग 15 में प्राप्त होता है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है, यानी कि जो आयोग है ये संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है। पाटिल ने राष्ट्रीय मतदान, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान होता है। इसकी संरचना कैसे होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। पहली बात, एक उसमें क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, तथा कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे इसकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा ही, फिर उसका सहयोग देने के लिए अन्य कितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको और भी ऑप्शन दे सकता है, संसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर, तो बहुत कुछ दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना। अब समझिए कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है ये किस प्रकार से बना था, इसका गठन कैसे कैसे किया गया था, उस समय इसका प्रारूप क्या था। 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय था। ध्यान रखिए, जब इसका गठन किया गया सबसे शुरुआत में, तो इसमें केवल एक सदस्य से, मतलब कि यह केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के भरोसे चलता था। 1950 से 1989 यानी लगभग 39 साल तक इसमें केवल एक ही सदस्य था। 1989 से 1990 तक इसमें 3 सदस्य रखे गए। ठीक है, 3 सदस्य माने एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 इसके सहायता देने वाले अन्य निर्वाचन आयुक्त। 1990 से 1993 तक पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया। फिर ध्यान दीजिए
कि 90 से 93 तक इसके जो अन्य 2 सदस्य थे उनको हटा दिया गया, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही वहाँ पर रह गया। 1993 से अभी तक 3 सदस्यीय चला आ रहा है, यानी कि 1993 से फिर बदलाव किया गया और आज के वर्तमान समय 2023 तक आज भी इसमें कितने सदस्य हैं? 3, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 इसकी सहायता करने के लिए शामिल किए गए हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर निर्मित निकाय है। निर्वाचन आयुक्तों के बीच वैचारिक मतभेद होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी टॉपिक, किसी मुद्दा पर यदि तीनों जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बीच यदि कोई मतभेद हो जाता है तो उसमें वोटिंग किया जाएगा और वोटिंग में जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट जाएगा उसी का निर्णय मान्य होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कार्यकाल क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक समान है, मतलब कि जो वहाँ का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनके कार्यकाल क्या होते हैं? समान होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मतलब ये नहीं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल ज़्यादा होता है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कम होता है। अब कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। इसका मतलब समझिए कि या तो 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की आयु तक, इसमें से जो पहले पूरा होगा वही मान्य होगा। यानी अगर उम्र की सीमा पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको 65 वर्ष क्लिक करना है और अगर कार्यकाल पूछा जाएगा, उसकी अवधि पूछी जाएगी तो आपको 6 वर्ष लगाना है। अब वेतन देखते हैं कितना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन ₹2.5 लाख प्रति माह, यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको कितना पेमेंट मिलता है? 2.25 लाख, यानी 2,25,000 हर महीने उसको वेतन दिया जाता है। और जो निर्वाचन आयुक्त है उसको कितना पेमेंट किया जाता है? 2,25,000। यानी दोनों के वेतन, भत्ते आदि सब चीज़ें क्या हैं? समान है। तीनों निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते व अधिकार समान है। इस बात को भी ध्यान रखिए कि एग्जाम में बहुत पूछता है फंसाने के लिए, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। और आपको ये जानना है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनके वेतन, उनके भत्ते, उनके पावर सभी क्या हैं? आपस में समान है, इक्वल हैं। अब नियुक्ति कैसी होती है निर्वाचन आयोग की, इसको हम समझेंगे। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा मान्य होता है कि जो सिफारिश की जाती है द्वारा निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? इस मामले में संविधान मौन है, यानी इनकी योग्यता के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है और इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी संसद के कानून के तहत राष्ट्रपति को दी गई है। यानी कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें का जो पावर है वो किसको दिया गया है? राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि निर्धारित की जाती है। ध्यान रखिएगा ना कि जो राष्ट्रपति होते हैं वही बताते हैं कि भैया आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनना है या निर्वाचन आयुक्त बनना है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उस सेवा के करने की शर्तें क्या होनी चाहिए, कब तक आप पद को ग्रहण करे रहेंगे, उस सारी चीज़ें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। यह भी जाने, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या जानना है हमें। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुकुमार सेन थे। इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सुकुमार सेन थे। एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, खूब ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि आज तक एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रामा देवी जी थीं। ये एकमात्र ऐसी महिला थीं जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक निर्वाचन आयोग की मुख्य अध्यक्ष बनी है, वो भी महिला के रूप में। क्या नाम है? VS रामा देवी। आगे है सेवानिवृत्ति से पूर्व पद से हटाने की प्रक्रिया। मतलब इसका होता है कि किसी का कार्यकाल न पूरा हो और किसी के कारणवश उसको उसके पद से हटाने की आवश्यकता हो तो कैसे हटाया जाए, इस बात को समझिए।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही शर्तें लागू होती हैं जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त किया जाता है। यानी इसको समझिए कि जैसे हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया है, बताया है, अच्छे से पढ़ाया है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिस प्रकार पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उनके पद से हटाया जाता है और किसी भी तरीके से इनको हटा नहीं किया जा सकता। और हटाने की जो ये प्रक्रिया है अनुच्छेद 124 के 4 में वर्णन किया गया है। यानी इस प्रक्रिया को किस में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 124 के 4 में। अब हटाने का तरीका क्या है? प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता या कदाचार के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में, ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद पद से हटा दिया जाता है। क्या प्रक्रिया होती है? पहले लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाता है, ठीक है ना। लोकसभा में जब ये पारित हो जाता है तो ये कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा में भी पारित होता है, और पारित होने का मतलब क्या है? मतलब कि 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, मतलब कि जितने सदस्यों की संख्या है उनमें से 2/3 सदस्य इसके मत में प्रस्ताव अगर पारित करते हैं तब वह फाइल कहाँ जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। तब उसके बाद उस निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा दिया जाता है। यही जो सारी प्रक्रिया है इसी को हम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के संदर्भ में महाअभियोग भी कहते हैं। निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर होता है, और प्रादेशिक आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर इसको भी रखा जाता है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। मतलब कि अगर कोई निर्वाचन आयोग से रिटायर होता है तो वह किसी अन्य सरकारी सेवा को ग्रहण कर सकता है, उस पर कोई रोक या बाध्यता नहीं है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो भारत का महान्यायवादी होता है और जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, वह जब अपने पद से रिटायर होता है तो वह जो है सरकार या केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। मतलब उसके ऊपर रोक लगाया गया है। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए भैया। आगे क्या है? इसकी शक्ति एवं कार्य क्या है? अनुच्छेद 324 के तहत संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए, ध्यान रखिए किसकी किसकी चुनाव कराता है भैया, फिर से देखिए ध्यान से। संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा की चुनाव करवाता है, राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन करवाता है। इनके निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किसको है? निर्वाचन आयोग की है। यह भी जानिए क्या समझते हैं। राज्यों के पंचायत व निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो राज्यों में जो चुनाव होते हैं, पंचायत जिसको नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायत जो होती हैं, इनके चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का एक गठन अलग से किया गया है हर एक राज्य में, ठीक है ना। आगे है और क्या कार्य है इसका? निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाताओं को पंजीत करना। निर्वाचक नामावली माने होता है कि जो एक निर्वाचन की जो लिस्ट आती है उसमें व्यक्तियों के नाम को शामिल करवाया जाता है, मतदाताओं को उसमें पंजीत किया जाता है। और क्या कार्य है? निर्वाचन आयोग अयोग्यता का निर्धारण करता है। मतलब कि कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता उसको मतलब वेरीफाई करने के लिए, उस पर निर्णय देने के लिए किसके पास पावर है? निर्वाचन आयोग के पास। जैसे लाभ के पद पर होने के कारण, दिवालिया होने के कारण, मानसिक रूप से विक्षिप्त होने पर या नागरिकता नहीं रहने पर और दल बदल करने पर। हालांकि सांसद या विधायक की सदस्यता क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल ही समाप्त करेंगे, परंतु राष्ट्रपति का निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद ही फैसला लिया जाता है। आगे है
दल बदल के मामले में, दल बदल समझते हैं? मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गया भाजपा से, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वह भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? दल बदल बोला जाता है। तो दल बदल के मामले में अयोग्यता का फैसला संबंधित सदन के संचालक द्वारा किया जाता है। जैसे वह व्यक्ति अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो वहाँ का जो अध्यक्ष होता है वह निर्णय करेगा कि इसकी सदस्यता रहेगी क्या ख़त्म कर दी जाए, और विधानसभा विधान परिषद में वहाँ के अध्यक्ष इसको तय करते हैं। समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग क्या है इसको समझिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये है। परिसीमन आयोग माने होता है यह किसी भी क्षेत्र में जो वोट देने के जो दायरा होता है उसको बढ़ाने या घटाने या नया क्षेत्र जोड़ने का कार्य करता है। कौन? परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग का भी सदस्य होता है कौन? निर्वाचन आयोग का सदस्य। आगे है निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, मतलब चुनाव कब होंगे, चुनाव के लिए जो डेट होगा वो क्या क्या होगा, ये भी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव समापन की घोषणा करना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना या वापस लेना, ये भी पावर किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक है ना, कि किस राजनीतिक दल को मैं मान्यता दूं और उनको कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाए, जैसे जो साइकिल है, हाथी है, कमल है, हाथ का पंजा है, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारित करता है? आपका निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों की मान्यता के और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा तय करना, चुनाव में जो खर्च होते हैं कितना होता है उसको इसने एक सीमा बनाया है कि इसके तहत खर्च करना। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखा जाए? अनुच्छेद 325 के तहत धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हुआ कि जो निर्वाचक लिस्ट होता है उसमें आप किसी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं रख सकते हैं भैया कि आपका धर्म, आपका वंश, आपका जाति दूसरे टाइप का है और आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, ये बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव जो होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, मतलब जो चुनाव वोट देने की जो उम्र सीमा है कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष जो ये निर्धारण किया गया है ये अनुच्छेद 326 के तहत किया गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 327 संसद को सदन और विधान मंडलों के निर्वाचन विधि और बनाने का और परिसीमन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 328 के तहत राज्य के विधानमंडल को राज्य के निर्वाचन से जुड़े नियम बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह संविधान के अनुकूल हो और संसद को इस पर कोई आपत्ति नहीं हो। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसकी जमानत राशि जो होती है 1951 के अंतर्गत तय की गई है। विधानमंडल एवं संसद के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उसको पहले क्या होगा? निर्वाचन आयोग में एक धरोहर राशि यानी जमानत राशि जब देनी होगी, और यदि वह व्यक्ति कुल वैध मतों में से 1/6, ध्यान रखिए कितना, 1/6 मत अगर नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 1/6 मत से ज़्यादा प्राप्त करना है। यदि आप इससे कम प्राप्त करते हैं तो आपकी जो राशि है जो आपने जमा कराया है वो आपकी जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में व्यय की अधिकतम धनराशि का निर्धारण 2022 का है। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा क्या है? बड़े राज्य एवं छोटे राज्य। देखिए जो सांसद होती है, जो सांसद का चुनाव होता है लोकसभा एवं राज्यसभा में, उसमें जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे जब चुनाव होता है तो वहाँ पे आप 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। मतलब अपने चुनाव प्रचार में आप कितना रुपया खर्च कर सकते हैं? 95 लाख। ये कहाँ का है? ये बड़े राज्य का है, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ऐसे राज्यों में। और 75 लाख है छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों में यदि सांसद का चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे आप 75 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं।
विधानसभा में 40 लाख एवं 28 लाख है। विधानसभा ने जो राज्यों में जो चुनाव होता है वहाँ पे जो बड़े राज्य होते हैं वे 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं विधायक बनने के लिए, और जो छोटे राज्य हैं वहाँ पे 28 लाख रुपए की तय सीमा किया गया है। आगे है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की अर्हता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझिए कि कोई भी पार्टी अगर आपने बनाया है, अब आप इसको लाइसेंस दिलवाना चाहते हैं या आप उसको राजनीतिक रूप से भारत के क्षितिज पर स्थापित करना चाहते हैं, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? पहला, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक 6% मत कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त किया जाए। ठीक है ना, लोकसभा में कम से कम 4 सीटें दर्ज हो, या लोकसभा की कम से कम, यानी लोकसभा का जब चुनाव हो रहा हो तो कम से कम 2% सीट यानी 11 सीट जीतना अनिवार्य है, वो भी 3 राज्यों में, या किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। वर्तमान में 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यानी इस समय कितनी राष्ट्रीय पार्टी हमारे भारत में है? 8। इस शब्द को ध्यान रखिए, इस अंग को ध्यान रखिए कि 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं हमारे भारत में, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई, बसपा, एनसीपी, यही सारी पार्टियां हैं। क्षेत्रीय या राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने की अर्हता, मतलब कि अगर आप क्षेत्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, किसी एक राज्य में एक स्थान के विशेष रूप से आप पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% मत प्राप्त करना होगा, या कम से कम 2 सीट जीतना होगा विधानसभा की, या राजनीतिक दल आम चुनाव में कुल वैध मतों का 8% वोट प्राप्त किया हो, या लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक 25 लोकसभा सीटें राज्य को आवंटित में से 1 सीट जीता हो, या विधानसभा के आम चुनाव में 3% सीटें जीती हों, यानी कम से कम 3 अवश्य होनी चाहिए। 1993, अब आगे देखिए मतदान शब्द पे गौर करिए। 1893 में विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला राष्ट्र न्यूजीलैंड है। इस बात को ध्यान रखिए कि विश्व में सबसे पहले मतदान जब हो रहा था तो उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने। किस वर्ष दिया था? 1893 में दिया था। भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रदान किया गया। यानी भारत में महिलाओं को जो वोट देने की शक्ति दी गई, किस वर्ष दी गई थी? 1919, यानी अंग्रेजों के ही शासन काल में। भारत में मतदान केवल नागरिक कर्तव्य है, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो चुनाव होता है उसमें आपको ये प्रेशर नहीं किया जाएगा भैया आप वोट देने जाइए, लेकिन ये आपका एक नागरिक कर्तव्य है कि आपको वोट देना अनिवार्य होता है। डाक मतपत्र के तहत खाली मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक तौर पर या डाक द्वारा भेजा जाता है। डाक मतपत्र का प्रयोग करने वाले लोगों में कौन शामिल हैं? सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्य सरकारी कर्मचारी, दिव्यांग व्यक्ति, या 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, जिस भी पार्टी पर वोट करना है तो आपको कागज़ पे उसका ठप्पा मुहर लगा लेना है और उसको स्पीड पोस्ट करके वहाँ अपने बूथ में भेज देना है और वहाँ पे आपका वोट उसमें दर्ज कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था भी किया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 62(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जेल या कारावास में है तो वह मतदान के अयोग्य होगा। यानी ये नियम बनाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को जेल की सज़ा या वह कारावास में अपनी सज़ा को काट रहा है तो वह मतदान के अयोग्य होगा, भैया वो वोट नहीं दे सकता। ये बड़ी पुरानी व्यवस्था है, 1951 में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई। यदि सांसद सदन के अध्यक्ष को सूचित किए बिना कारण लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप विधायक बन गए या सांसद बन गए, कुछ भी बन गए, और आप लगातार 60 दिन तक उसकी बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं तो उसके अध्यक्ष को ये पावर है कि आपकी सांसदी को, आपकी विधायकी को ख़त्म कर सकता है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति केवल एक पार्टी का सदस्य बन सकता है, वो भी केवल एक बार में।
मतदान के लिए तय सीमा समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। यानी जब मतदान की जो प्रक्रिया होती है तो किसी स्थान पर यदि मतदान का समय निर्धारित कर दिया गया है तो वहाँ जो चुनाव प्रचार होता है, विभिन्न पार्टियां जो अपने अपने उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार करती हैं, वो 48 घंटा पहले उसको बंद किया जा सकता है। मतलब 24 दिनों 48 2 दिन पहले वहाँ का प्रचार बंद हो जाता है। यानी जैसे बुधवार को मतदान है तो शाम 6 बजे समाप्त होता है, तो चुनाव प्रचार सोमवार को ही शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और वह मतदाता है, चुनाव लड़ सकता है। यानी चुनाव लड़ने की जो उम्र सीमा है कितनी है? 25 वर्ष। और वोट देने की जो उम्र सीमा है 18 वर्ष। लेकिन जो निकाय के चुनाव होते हैं, जैसे आपके ग्राम पंचायत हुए, राष्ट्रीय और नगर निगम हुए, इनके लिए जो उम्र सीमा है 21 वर्ष है। ठीक है ना। कोई भी संस्था निर्वाचन आयोग में बगैर पंजीकृत हुए भी चुनाव लड़ सकता है, परंतु ऐसी संस्था को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि आप किसी पार्टी का निर्माण करके चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ प्रकार के लाभ नहीं दिए जाएंगे। यदि वह व्यक्ति भारत में पंजीकृत मतदाता है तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि निर्वाचन आयोग क्या होता है। बहुत चीज़ हमने काफ़ी गहराई में आप लोगों को बताई। IAS PCS जैसे एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% उनको इस हमारे वीडियो से लाभ होगा, क्योंकि मैं अब तक जितना भी वीडियो बना रहा हूँ सबसे बेहतर वीडियो बना रहा हूँ। उसकी क्वालिटी को ज़बरदस्त रखा हूँ, उसमें अपने सभी ज्ञान के निचोड़ को उसमें मिला दिया हूँ, ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्न का गुंजाइश न रह जाए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वही आपसे दिल से अनुरोध करते हैं, विशेष अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।